नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की और उसमें आज आपकी चौथी क्लास रहने वाली है। ठीक है, इस पे हम मुख्य रूप से क्या चर्चाएं करेंगे उनकी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हमने जो है पहले की 3 क्लासों में जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें बातें की थी, जैसे एनवायरनमेंट साइंस क्या है, उसके बाद में हमने बात की थी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके जो एनवायरनमेंट है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे आपके हो गए जिनको हम सेगमेंट बोल रहे थे, बायोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, इनकी हमने बातें की थी। और एटमॉस्फेयर में जो है एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स है उनकी भी हमने बातें की थी कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ये क्या होते हैं। ठीक है, इन सब की हमने चर्चा कर ली थी। इसमें ओजोन लेयर का जरूर ध्यान रखना है, ओजोन इंपॉर्टेंट होता है और वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब हम क्योंकि रिसोर्स की बात हमने स्टार्ट कर दी थी, एक क्लास हमारी रिसोर्स की हो चुकी थी। ठीक है, अब रिसोर्स में क्या है कि अलग अलग प्रकार के रिसोर्स हमारे होते हैं। ठीक है, इनमें से एक तो क्लासिफिकेशन की बात, क्या क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया? जी सर, बिल्कुल पढ़ लिया। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था जो आपके फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट रिसोर्स जिसको हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिसोर्स बोल रहे थे, उसकी हमने बातें कर ली थी। जब भी हम रिसोर्स पढ़ेंगे तो रिसोर्स में 3 इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो करेंगे। कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एक तो हम बेसिक उसके बारे में जानेंगे कि ये चीज है क्या। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट क्या है, ठीक है, जो ट्री है वो क्या है, कैनोपी क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद में हम ये कहते हैं कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है जो कि हम आज फेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स हो गई और उनका फिर समाधान, क्योंकि प्रॉब्लम्स है तो उनका समाधान भी करना पड़ेगा, तो फिर हम उन समस्याओं को सोल्व कैसे कर सकते हैं वो हम बातें यहाँ पर करने वाले थे। ठीक है, तो जो सॉल्व है या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, ठीक है, इन प्रॉब्लम से रिलेटेड हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, ये बातें हम तीनों बेसिक रूप से इसमें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इन 3 पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, उसके हिसाब से रिसोर्स को हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं। एक बात जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल आपके जो है इजी सब्जेक्ट है, और जो आपके साइंस की बुक थी 6th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस साइंस की बुक में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे वो एनवायरनमेंट की स्टडी हो या हम कहते हैं कि जो है एनवायरनमेंट से संबंधित चीजें हो, प्लांट्स हो, ठीक है, रिसोर्स हो, इकोसिस्टम हो, इकोलॉजी हो, ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं देखी है। और जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, डिजास्टर की बात करते हैं, तो इन पर हम कई प्रकार से जो है पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, वो चीजें हमने वहां पर कंप्लीट की है। तो ये कहने का मतलब ये है कि पढ़ी हुई चीजें तो है, हमने पहले इनको देखा तो है, लेकिन एक जो है सिस्टमिक तरीके से या रिवीजन के तौर पे हम इनको दोबारा देख रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम फॉरेस्ट के बाद में एक तो बात करेंगे वाटर रिसोर्स की। ठीक है, वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। और अवर ही क्यों, हमेशा हम ये कहते हैं कि बिल्कुल जो माइन्यूट जीवन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, वहां से लेकर एक बड़ा जीव है, ठीक है, चाहे वो हाथी हो, शेर हो या पेड़ पौधे हो, वहां तक क्या है, जल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाटर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी हम बात करेंगे, इसमें इन तीनों पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात हो जाती है कि वाटर के बाद में हम क्या करेंगे, मिनरल रिसोर्स की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, मिनरल रिसोर्स की। और इसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे फूड रिसोर्स की। ठीक है, कौन से रिसोर्स की, फूड रिसोर्स की। इसके बाद में आपके एक ही रिसोर्स बचेगा जिसको हम एनर्जी रिसोर्स कहते हैं, और उसकी चर्चा तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, उसमें अलग अलग चीजें हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे कि सोलर एनर्जी कैसे जो है प्रोड्यूस होती है, वो क्या चीज है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इन सब की जो कोयला है, पेट्रोलियम है, उन सब की चर्चा हम वहीं पे करेंगे, तो उसकी बात बाद में करेंगे। आज इन तीनों रिसोर्स की हम एक साथ ही चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाटर के बारे में बात करें तो वाटर के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास अवेलेबल वाटर कितना है, तो जो आपका पृथ्वी का सरफेस एरिया है,
ठीक है। अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसमें लगभग 70.8%, जिसको कहीं कहीं पे आप 71% लिखा हुआ भी देखोगे, ठीक है, वो भी मिलता है। 70.1% जो आपका एरिया है वो किससे घिरा हुआ है, किससे कवर है, तो ये वाटर से कवर है, ठीक है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, हमारे पास जो स्थल के रूप में है, जो लैंड के रूप में है, वो एरिया कितना है, ओनली 30%, ठीक है, ओनली 30% या 29% भी हम कहीं पे कई बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, वो बात हो गई। इसके बाद में हम ये कहते हैं हमारे पास इतना वाटर है, ठीक है, 70% एरिया का मतलब हो गया कि हमारे पास वाटर की कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन दो चीजें होती है, एक ऐसा वाटर जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, वो वाटर हो गया, और दूसरा वाटर है जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जिसको हम यूज नहीं ले सकते, ठीक है, चाहे किसी भी वे में, इरिगेशन के वे में हो, चाहे हम जो है उसको ड्रिंक करने के वे में हो, पीने के वे में हो, ठीक है, वहां पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और जब इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे लिए जो है एक तरह से बिना काम की चीज हो गई, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो इस वाटर में से ध्यान देना है आपको, ये मान लो 100% वाटर है, ठीक है, कितना है, 100% वाटर है, इसमें से मैं डिवाइड कर देता हूं, यहां पर ध्यान से देखना है, 97% जो वाटर है वो आपके मुख्य रूप से ओशियंस के रूप में है। किसके रूप में है दोस्तों, ओशियंस के रूप में है, यानी कि महासागर जो समुद्र है उनके रूप में, खारे पानी के रूप में। सैलाइन वाटर लिख देता हूं, इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सैलाइन वाटर मैंने कहा दिया इनको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलमोस्ट 97% ऑफ टोटल वाटर, सैलाइन वाटर इज 97%, बहुत ज्यादा होता है ये, ठीक है, आई बात समझ में। इसके अलावा सर हमारे पास 3% वाटर है ना, इसको हम जो है यूज में ले लेंगे हमारे जो दैनिक काम है उनके लिए, लेकिन डेली रूटीन में ये भी काम में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है, क्योंकि इसको भी हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड किया है, इसमें से 2% वाटर ग्लेशियर वाटर है। सर ये ग्लेशियर वाटर क्या होता है, तो उस चीज को समझने का भी प्रयास करो। हमारी जो अर्थ है उसके दो पोलर रीजन है, ये तो आपने सुना होगा, जिसको हम ये कहते हैं कि एक नॉर्थ है और एक साउथ है, ठीक है, क्या है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, इसको हम अर्थ मान लेते हैं, ये आपका नॉर्थ वाला एरिया हो गया और ये आपका साउथ वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब इन दोनों रीजन्स में क्या होता है, जो आपके हम कहते हैं सोलर जो रेडिएशन है या जो सूर्य की जो ऊर्जा है, किरणें हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है, या पहुंचती है तो कम पहुंचती है, ठीक है, क्या होता है, कम पहुंचती है। तो इन दोनों रीजन्स पे क्या होता है दोस्तों, इन दोनों रीजन्स पे आपके हम ये कहते हैं ग्लेशियर वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि बर्फ जम जाती है, किसके रूप में, पानी के रूप में। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जो अवेलेबल 3% वाटर था उसमें से 2% वाटर हमारा क्या हो चुका है, जा चुका है, किसके रूप में, बर्फ के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, आइस, जिसको हम ग्लेशियर कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बचा कितना, ओनली 1% वाटर, ये वाटर एक्चुअल में अवेलेबल वाटर है, ठीक है, ये वाटर क्या है, हमारे लिए एक्चुअल में अवेलेबल है। इसमें हम ये कहते हैं कि जो हम रिवर्स में वाटर देखते हैं, हम पानी कहाँ कहाँ देखते हैं कि सर हम रिवर्स में पानी देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम लेक्स में देखते हैं, जो आपकी झीलें हैं उनमें देखते हैं, ठीक है। तीसरी बात, हम पॉन्ड्स में वाटर देखते हैं, ठीक है, तालाब भी हो गया। और एक हम ग्राउंड वाटर देखते हैं, क्या देखते हैं, ग्राउंड वाटर देखते हैं। ये जो सारे टाइप है, ऑल दीज टाइप्स आर ओनली 1%, ठीक है। ये जितने भी आप वाटर आसपास में देखते हो, चाहे वो पॉन्ड के रूप में हो, चाहे वो एक झील के रूप में या लेक के रूप में हो, चाहे वो रिवर के रूप में हो, रिवर में कितना पानी होता है, या किसी डैम में हो कितना पानी होता है, वो सारा पानी ओनली 1% होता है, ठीक है। तो ये काफी कम है। यदि हम ओवरऑल वाटर को देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर है, उसमें से 97% तो जो ओशंस है, जो महासागर है, उनमें है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3%, ओवरऑल पानी में से 3% जो पानी है वो हमारा क्या है, पीने के लायक, या जिसको हम ये कह सकते हैं अवेलेबल वाटर है, हमारे लिए काम का है। और उसमें से भी ओनली 2% वाटर जो है वो ग्लेशियर के रूप में और
एक्चुअल में जो यूजेबल वाटर है, जिसको हम यूज कर पाते हैं, वो वाटर हमारे पास सिर्फ 1% है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पानी की कमी है। इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पानी की कमी नहीं है, लेकिन यूजेबल पानी की कमी है, जो कंज्यूमेबल है, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उस पानी की कमी है। ठीक है, और इसमें भी हम ये कहते हैं जो ग्राउंड वाटर है वो हर जगह अच्छा क्वालिटी का ग्राउंड वाटर नहीं मिलता है। इस टॉपिक पे अभी हम आगे और चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में जो ग्राउंड वाटर है इसकी क्वालिटी जो है काफी खराब होती है। कई प्रकार के जो फ्लोराइड्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें मेटल्स होती है, कई प्रकार के और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे ये सही ढंग से क्या नहीं हो पाता है, हमारे डाइजेशन में सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो चीज भी हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। बाकी रिवर का जो पानी है बिल्कुल एक्चुअल में अच्छा पानी है, पीने लायक है, लेकिन इसमें पोल्यूशन की दिक्कत है। ठीक है, ये पोल्यूटेड वाटर हो जाता है यदि किसी शहर से गुजरता है या किसी कारखाने के पास में से गुजरता है, तो कारखाने का जो वेस्ट होता है, ठीक है, फैक्ट्री का जो वेस्ट है, वो किस में डिप कर दिया जाता है, आपके जो स्वस्थ वाटर है, जिसको हम कह रहे हैं रिवर वाटर है, वो आपका वहां पे उसमें डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पोल्यूटेड हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा लेक्स होती है, पॉन्ड्स होते हैं, ये काफी हद तक ठीक होते हैं, लेकिन इनका भी यदि मैनेजमेंट नहीं करे सही ढंग से तो ये भी खराब हो जाएंगे एक टाइम के बाद में। ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये आपकी जो है वाटर साइंस है, ये वाटर से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वाटर से रिलेटेड डाटा है जो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या चीजें हैं इसमें, 97% जो है ओशियन वाटर है, अधिकतर महासागरों में है, 3% है वो उसमें से 2% ग्लेशियर के रूप में, 1% अवेलेबल वाटर के रूप में है। ठीक है, ये सारी आप बातें ध्यान रखनी है। यदि मैं ये कहूं कि वाटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उनमें एक तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई, एक वाटर की क्वालिटी हो गई। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। तो इनका जो है समाधान क्या है, मैनेजमेंट क्या है, तो पॉल्यूशन को कम करना, ठीक है, क्वालिटी को मेंटेन रखना, ये सारी चीजें इसके समाधान के रूप में होती है। ये चीजें आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि हमने वाटर की बात कर ली, अब हम बात करेंगे आपके मिनरल रिसोर्स की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, मिनरल रिसोर्स की। देखो मिनरल्स क्या होते हैं, तो एक्चुअल में जो हम ये कहते हैं नॉर्मली में जो मेटल्स होती है, ठीक है, जो मेटल्स होती है, या इसके अलावा जो एनर्जी के रिसोर्स हैं, या इसके अलावा हम कहते हैं जो रॉ मटेरियल है, अधिकतर चीजों का जो रॉ मटेरियल है वो आपके मिनरल्स के रूप में होते हैं, वो खनिज होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो गोल्ड से लेकर, क्योंकि गोल्ड काफी हम ये कहते हैं वैल्यूएबल मेटल है, ठीक है, तो गोल्ड से लेकर जहां पर हम बात करते हैं कि लोहा हो गया, या उससे भी कम जो है प्लास्टिक की चीजें हो गई, वहां तक हम जो है मेटल्स जो मिनरल्स है उन्हीं की बात करते हैं। हालांकि जो प्लास्टिक होती है उसमें किसी प्रकार की कोई मिनरल नहीं होता है, वो एक पॉलीमर है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक के साथ हम जो है आजकल ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि प्लास्टिक के साथ हम मिलाकर, किसको, मिनरल्स को मिलाकर जो है अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो उसी में शामिल हम कर लेते हैं अभी तक के लिए। ठीक है, तो मिनरल्स में क्या है, देखो यहां पर प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं हम। जो मिनरल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनमें एक तो, क्योंकि मिनरल्स की माइनिंग होती है, आपको पता है हर चीज में क्या होता है, माइनिंग होती है, और माइनिंग की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो माइनिंग ज्यादा कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि हमने ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया, ज्यादा निकाल लिया उस चीज को। भाई लिमिटेड जो मात्रा थी वो ठीक थी, काफी हद तक हम वहां तक जो उसको कंट्रोल रखते, लेकिन उससे ज्यादा हमने क्या कर लिया, उसको एक्सप्लॉइट कर लिया, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम, ठीक है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, इसके अलावा कुछ डिजीजेज जो कि रिलेटेड होती है किससे, माइनिंग से। आपने देखा होगा जब माइनिंग करते हैं तो नीचे गहराई में जाना पड़ता है, और वहां पर जब कोल की माइनिंग होती है या अदर जो मिनरल्स होती हैं उनकी माइनिंग होती है, तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नाक के द्वारा हमारे जो है श्वास में चले जाते हैं, और कई प्रकार की बीमारियां जो लंग से रिलेटेड, जो कैंसर है या अदर बीमारियां हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वो उन डिजीज की भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या पोल्यूशन है, तो देखो पोल्यूशन में भी एक तो एयर की बात करते हैं, एयर ज्यादा पोल्यूटेड होती है, और दूसरा होता है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है,
वाटर पॉल्यूशन। तो ये कुछ माइनिंग से रिलेटेड या हम ये कह सकते हैं मिनरल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब इनका समाधान कैसे करें, ठीक है। तो समाधान के लिए हम ये कहते हैं कि एक तो कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? कंट्रोल्ड वे में। जब हम हर चीज को कंट्रोल तरीके से करें, उतना ही जितना कि आवश्यक हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को, डिजीजेस को या एयर वाटर पॉल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन पे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस की हम बात करते हैं, वो आपके हार्ड होनी चाहिए। हार्ड का मतलब है कि वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि जब इनकी अवहेलना हो, इनको हम फॉलो नहीं करें, तो फिर सजा का प्रावधान होना चाहिए, उनको हम पनिश करें, लोगों को क्या कर पाए, पनिश कर पाए, तब जाकर जो है चीजें गवर्नमेंट की नजर से बचेगी नहीं और उसमें साथ में रहेगी और कम होगी ये चीजें, ठीक है। तो रूल रेगुलेशंस का यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। बाकी कंट्रोल्ड वे में हम इनको कर सकते हैं जितनी आवश्यकता हो उतना। ये मिनरल्स की कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बचता है हमारा एक और रिसोर्स है और वो है फूड रिसोर्स। कौन सा है दोस्तों? फूड रिसोर्स की हम बात कर लेते हैं। अब देखो फूड में क्योंकि कई प्रकार के फूड होते हैं, एक तो हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड फूड रिसोर्स, ठीक है, जो कि हमारे सब्जेक्ट का ही मामला है ये तो इसको तो हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स लिख देता हूं डायरेक्ट ही। इसके अलावा आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में हालांकि सारी चीजें आती है, जैसे जब हम एक्वा कल्चर करते हैं, जल में संबंधित जो खेतियां करते हैं जिसमें हम मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है, फिशरी कल्चर उसको कहते हैं। इसके अलावा झींगा पालन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, वो भी हमारे फूड का ही एक जो है अहम पार्ट होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं फिश कल्चर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिलती है हमको रिसोर्स के तौर पे ही कि एग्रीकल्चर में ही हमारे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइव स्टॉक, ठीक है। क्या होता है? लाइव स्टॉक, या जिसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो लाइव स्टॉक से हमें दो प्रकार की चीजें प्राप्त होती है। एक तो लाइव स्टॉक से हमें रॉ मटेरियल के रूप में मिल्क हो गया, ठीक है, और उस मिल्क से आगे चल के हम जो है बटर बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, ये चीजें हैं एक तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं, और दूसरा जो फूड रिसोर्स में है वो है मीट, ठीक है। मीट एक मेजर इंपॉर्टेंट कंजम्पशन का पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। हालांकि कुछ लोग जो मीट का कंजप्शन नहीं करते हैं उनके लिए ये एक फूड रिसोर्स नहीं है, लेकिन जो कंजप्शन करते हैं, जो यूज कर रहे हैं, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका तो प्रोटीन का जो है अहम रोल होता है, प्रोटीन यहाँ से ही मिलती है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान देना है कि जब हम रिसोर्स की बात करें तो इन दोनों चीजों पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए, रिसोर्स हो गए, जो कि हम किस में पढ़ रहे हैं, फूड में। अब देखो इन फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो आपकी साइंस है ना दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम एनवायरमेंट साइंस कह रहे हैं, इसमें हम मुख्य रूप से प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और उनके जो है सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। यही हमारा मोटिव है मेन। तो यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि फूड रिसोर्स से जो संबंधित प्रॉब्लम्स है उनमें एक तो माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन सुना होगा आपने। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि मान लो 2500 जो किलो कैलोरी होती है, ठीक है, 2500 किलो कैलोरी किसी की कैपेसिटी होती है, एक दिन की ऊर्जा की नीड होती है, ठीक है। और यदि इस 2500 किलो कैलोरी से कम एनर्जी हमें मिलती है तो वो माल न्यूट्रिएंट कहलाता है, ठीक है। उसको हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, माल न्यूट्रिशन कहेंगे, सिंपल भाषा में। मान लो यदि हम और सिंपल करें इसको तो हम ये कहते हैं कि 4 रोटी की हमें जरूरत है रोज, ठीक है, और वो कंप्लीट 4 रोटी हम नहीं खा पा रहे हैं, कम खा रहे हैं उससे, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, माल न्यूट्रिशन कह देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कई प्रकार की डिजीजेस देखने को मिलती है जो कि आपके न्यूट्रिशन की कमी से होती है, जैसे विटामिन ए की कमी से, जो हम ये कहते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात को अंधेरा दिखाई देता है या रात को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर भी हो जाता है,
जो आपका आयोडीन है उसकी वजह से जो है गलकंड रोग जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपके किससे रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी है जो आपको फूड से रिलेटेड देखने को मिलेगी। फूड वेस्ट करना, ठीक है, ये बहुत बेकार चीज है। फूड वेस्टेज, जो फूड वेस्टेज है वो भी आजकल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये जो है ट्रेंडिंग या हम ये कह सकते हैं चलन ही ऐसा हो गया है कि लोग फूड को ज्यादा वेस्ट करते हैं, ठीक है, आवश्यकता से ज्यादा ले लेते हैं, उसके बाद में उसको वेस्ट करते हैं, उसको बेकार कर देते हैं। तो ये चीज हमें समझनी है कि फूड हमारे पास जो है इतना नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, लिमिटेड मात्रा में है, तो उसको उस हिसाब से हमें यूज भी करना है। एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है और वो देखने को मिलती है फूड क्वालिटी। हम ये तो कहते हैं कि देश के पास सफिशिएंट फूड है, ठीक है, हमारे पास जो ग्रेन है जिसको हम ये कहते हैं फूड ग्रेन के रूप में, जो हमारे पास व्हीट है वो काफी ज्यादा मात्रा में है हमारे पास, तभी सरकार उसको जो है दे रही है, लोगों को बांट रही है। लेकिन वो क्या एक्चुअल में क्वालिटी में उतना इम्प्रूव है या उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है जो कि जरूरी है, ठीक है, उनमें किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन नहीं है या उनमें केमिकल्स का यूज कम हुआ है या हुआ ही नहीं है, इस प्रकार के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं क्या उनको फॉलो करता है? यदि नहीं करता है तो एक्चुअल में वो क्वालिटी वाला फूड नहीं है, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि खाना ही सफिशिएंट नहीं होता है, क्वालिटी जो खाना है वो भी जरूरी होता है कि अच्छा खाए, ठीक है, खाना ही क्या नहीं होता है, सफिशिएंट नहीं होता है, अच्छा खाए ये भी जरूरी होता है। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है और इस प्रकार से जो है हम तीनों न्यूट्रिएंट्स को क्या देख लेंगे, अपने रिसोर्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो तीनों मैंने बातें बताई है इनमें कॉमन पॉइंट वही रहे हैं, कौन से? एक तो हम बेसिक चीजें इनके बारे में जानेंगे कि ये है क्या, और दूसरा हम इनके बारे में प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। यही हमारे तीन जो मेजर पॉइंट्स है ये रहेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक बातें हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके वाटर रिसोर्स की। जो लियोनार्डो दा विंची, इनको आप जानते होंगे, जो मोनालिसा नाम की जो पेंटिंग है वो इन्होंने ही बनाई थी और इनका एक कथन है, कथन क्या है? वाटर इज ड्राइवर ऑफ नेचर, यानी कि यदि नेचर को चलाना है, प्रकृति को आगे बढ़ाना है तो हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता है। भाई किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, तो जहां पर व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है उसी प्रकार नेचर को चलाने के लिए वाटर जैसे एक ड्राइवर की आवश्यकता है, वाटर उसका ड्राइवर है, ठीक है, उस प्रकार से आप इंपोर्टेंस। तो ये जो शब्द है ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है नेचर में। यदि वाटर नहीं होगा तो नेचर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये चीज कहने का मतलब ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही कवर करवा दी। क्या क्या? कि लगभग 70.8% ओवरऑल जो आपका पृथ्वी का एरिया है उसमें से 70.8% कवर किया गया है किसके द्वारा? वाटर के द्वारा, ठीक है। दूसरी बात, 97% वाटर जो है आपका सैलाइन वाटर है, जो पीने लायक, कंजप्शन के लायक नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, 2% वाटर जो है ग्लेशियर के रूप में है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही कवर करवा दी, इसलिए इनको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं हम। 2% क्या है? ग्लेशियर के रूप में है। और 1% वाटर ही क्या है? फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। किसके रूप में? फ्रेश वाटर बोल सकते हैं, या कंजप्शन के लिए जो वाटर है वो बोल सकते हैं, या यूजेबल वाटर बोल सकते हैं कि यूज होने वाला, ठीक है, यूजेबल वाटर। ये सारे शब्द एक ही है और ये किसको बताने का काम कर रहे हैं? 1% वाटर, जो कि काफी कम है हमारे पास, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में कुछ वाटर की बेसिक चीजें हैं, जैसे वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या बन जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो वाष्प बन जाती है। तो वो चीजें बेसिक चीजें हैं, ये हमारी सारी पहले देखी हुई है। प्रत्येक सेल के लिए वाटर जरूरी होता है, ये सारी बातें हैं। वाटर यूज की बात करें तो हम वाटर जो यूज करते हैं वो सिर्फ हमारा क्या है? 1% है, और उसी को हम पीपल्स, एनिमल्स, प्लांट्स और अर्थ पर और भी जो माइक्रोब्स है वो सभी उसी को अधिकतर उसी को यूज करते हैं, ठीक है। भाई जो एनिमल्स होते हैं वो खारा पानी थोड़ी पीते हैं, प्लांट्स होते हैं वो खारे पानी में थोड़ी जो है ग्रो करते हैं। हाँ, कुछ स्पीसीज होती है जो कि खारे पानी में ग्रो करती है, लेकिन सभी नहीं करती है, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। जो 1% वाटर है उसको हमने क्या किया है? पीपल्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में और अर्थ में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। सब में जो है उसी पे सरवाइव कर रहे हैं, 1% पे। ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं।
फ्रेश वाटर क्राइसिस की बात कर लेते हैं। अब इस चीज को समझने में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं 97% वाटर आर सेलाइन वाटर एंड 3% वाटर आर अवेलेबल फ्रेश वाटर। उसमें से 2% आर हम कह सकते हैं ग्लेशियर वाटर, और ओनली 1% इज एक्चुअल अवेलेबल वाटर दैट इज कंज्यूम आवर, ठीक है, या हम जिसको यूज करते हैं, ये बात हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें मैंने बता दी। इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्रेश वाटर का क्या है, क्राइसिस है, फिर फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है, और उसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो वाटर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनकी भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब कमी हो जाना, वाटर की क्या हो जाना, कमी हो जाना। कहीं पे वाटर बहुत ज्यादा है, कहीं पे वाटर कम है, पीने को ही नहीं है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरी बात, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स का मतलब हो गया, फ्लड यानी कि आपके जो बाढ़ आ गई, कहीं पे बारिश ज्यादा हो गई तो बाढ़ आ गई, और कहीं पे लंबे टाइम तक बारिश हुई नहीं, ठीक है, क्या नहीं हुई, लंबे टाइम तक बारिश हुई नहीं, तो वहां पर क्या हो गई, वाटर की कमी हो गई। उसकी वजह से एनिमल्स, वहां के प्लांट्स, वहां के एग्रीकल्चर सब अफेक्टेड हुए, और कई प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स, जिनको हम कहते हैं कि फेमाइन जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। कई प्रकार की फेमाइन्स हमने जो है फास्ट में देखी है, हमारे जो फास्ट है उसमें कई प्रकार की देश में फेमाइन्स नजर आती है, तो वो कहीं ना कहीं ड्रोट से रिलेटेड फेमाइन्स ही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, इसकी हम बात कर लेते हैं। ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, जो ग्राउंड वाटर है वो हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन उसकी क्वालिटी हम ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी एक्चुअल में वही है जितनी जिस प्रकार की हमें चाहिए। उसमें साल्ट ज्यादा होते हैं, उसमें फ्लोराइड ज्यादा होता है, उसमें क्लोराइड ज्यादा होता है, कई प्रकार के जो लवण है वो ज्यादा होने की वजह से वो एक्चुअल में जो है डाइजेस्टेबल, या उसका टीडीएस हम मापते हैं, टीडीएस उसका ज्यादा होता है, तो वो चीज देखने को मिलती है। वाटर शेड डिग्रेडेशन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो वाटर शेड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके डिफोरेस्टेशन है, लैंड यूज चेंज है, अर्बेनाइजेशन है, ठीक है, यानी कि वाटर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में है कोस्टल, जो इंट्रैक्शंस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोस्टल का मतलब होता है जो समुद्री इलाके हैं, समुद्र के आसपास का जो तटीय इलाका है उसकी बात हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, वाटर को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, और खासकर किसको, ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लेंगे, ज्यादा निकाल लेंगे, तो वहां पर ग्राउंड वाटर जो है आपका कहाँ चला जाएगा, गहराई में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये किसको प्रभावित करते हैं, तो जो आपके सबसिस्टेंस है, जो आपके लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है, जो आपके वाटर लॉगिंग है, उस कंडीशन को, इन सब को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके बाद में आ जाता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में सारी चीजें ही आती है, जैसे कि आपके रिवर्स भी इसी में आती है, जो आपके हम कहते हैं जो पॉन्ड्स है वो भी इसी में आते हैं, वो सरफेस वाटर का ही पार्ट होते हैं। वो हमारे लिए जो है गुड क्वालिटी वाटर माना जाता है एज ए स्टैंडर्ड, अलग अलग स्टैंडर्ड के आधार पर। यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट में हम एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रखी है, ठीक है। जो आपके ये है चेनाब नदी है शायद, वो जो जम्मू कश्मीर से निकलते हुए पंजाब में एंट्री, ये पंजाब क्या पाकिस्तान में एंट्री करती है, उस नदी में पर ये ट्रीटी हो रखी है कि हम पानी कभी नहीं रोकेंगे, ठीक है। हालांकि इंडिया धमकियां देता रहता है कि हम पानी रोक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं रोकेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, ट्रीटी कर रखी है। अब ये जो पाकिस्तान है ये कभी कभी ऐसे कह देता है कि मान लो बारिश ज्यादा हो गई, तो बारिश की वजह से पानी भी ज्यादा बहेगा, और उसकी वजह से जो है फ्लड आ जाता है, ठीक है। पिछली बार ही हुआ था, पाकिस्तान में फ्लड आ गया था, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया वालों ने पानी ज्यादा छोड़ दिया। अब ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे पास स्टोर था पानी का और हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। पानी जितना बरसेगा, बारिश जितनी होगी उतना ही ज्यादा जाएगा। तो तुम्हारे देश में भी बरस रहा था, हमारे देश में भी बरस रहा है, ठीक है, तो वो जाएगा ही कहीं ना कहीं, तो उसको जाना था, वहां पर चला गया। ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की हम बात
कर लेते हैं। जो आपके डैम्स, ये तो हमने बात कर ही ली। डैम्स की हम बात कर लेते हैं, बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स। देखो डैम एक बड़ी वाटर स्ट्रक्चर होती है, आपने देखा होगा। तो कभी नॉर्मली हम डैम्स को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो ये नदी का एक जो है बहाव एरिया है, और इस बहाव एरिया में कहीं कोई जो है दूर दूर तक इस प्रकार का कोई एरिया देख लिया जो कि थोड़ा गहरा है, ठीक है, और वहां पर हमने क्या बना दिया, एक डैम बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, डैम बना दिया। तो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब इसको थोड़ा सा जो है हल्का हल्का हम निकालते रहते हैं, यहाँ पर कुछ गेट्स लगाकर उनको निकालते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डैम्स बोलते हैं। तो डैम्स के कुछ प्रॉफिट भी है और कुछ क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती है डैम से रिलेटेड। एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं, ठीक है, ये फायदा है, क्योंकि यहाँ पर हम टरबाइन लगा देते हैं और उस टरबाइन पर ऊपर से पानी डालते हैं। अब वो पानी जाएगा तो टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये चीज देखने को मिलती है। दूसरा है ईयर राउंड वाटर सप्लाई, हाई प्रोडक्टिविटी, यानी कि साल भर हम पानी, क्योंकि जब बारिश होगी तो बारिश के टाइम पे पानी मिलेगा, और साथ में जब सर्दियां आएगी या गर्मियां आएगी उस टाइम पर भी हम यहाँ से कैनाल के जरिए क्या ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। तो साल भर हमें पानी मिलता रहता है। दूसरी बात, इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, इक्वल होता है। फ्लड कंट्रोल और सॉइल प्रोटेक्शन, इसके साथ में ही फ्लड का हम कंट्रोल भी कर पाते हैं और सॉइल प्रोटेक्शन भी हम कर पाते हैं। इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, और इसके साथ में ही जो ड्राई पीरियड होता है उसके टाइम पे हम क्या कर पाते हैं, इरिगेशन भी कर पाते हैं, ठीक है। जब मान लो गर्मियों का टाइम है, उस पर बारिश नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे हम क्या कर पाते हैं, जो आपके ये है जिसको हम कहते हैं इरिगेशन, वो कर पाते हैं। इसके अलावा हम जो वाटर नेविगेशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, फिश हैचिंग है, ये सारी चीजें तो हम करते ही हैं, क्योंकि मछली पालन भी वहां होता है, कई प्रकार का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके वहां पर देखने को मिलती है प्रॉफिट्स के रूप में या बेनिफिट के रूप में। दूसरा है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स में क्या होगा, तो एक बड़ा एरिया सबमर्ज हो जाता है। सबमर्ज का मतलब जो फर्टाइल लैंड थी, जो मान लो जंगल जो है फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट में पानी भर जाता है, क्योंकि बड़ा एरिया कवर करता है, ये छोटे मोटे की बात नहीं हो रही है, ठीक है। हम ये कहते हैं भाई 10,000 हेक्टेयर जब जमीन थी वो किसमें कवर हो गई, एक पौंड के रूप में कवर हो गई। तो जब ऐसा होता है तो एक बड़ा एरिया सबमर्ज हो जाता है, तो वहां पर ना तो एग्रीकल्चर हो पाती है, ना वहां पर कोई फॉरेस्ट लग पाता है, या कोई और अदर चीज भी वहां पर नहीं होती है। इंक्रीज सैलिनिटी ड्यू टू द इवापोरेशन, कंटिन्यू यहाँ से इवापोरेशन होता रहेगा तो यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। साल्टेशन हो जाता है, साल्ट जमा हो जाते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ का जो फ्लोरा और फ्यूना होता है उन दोनों का नुकसान होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले पेड़ पौधे थे वो अभी नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पहले जीव जंतु रहते थे वो अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो बायोडाइवर्सिटी की क्या होती है, कमी होती है। चेंज इन फिशरीज एंड स्वैपिंग ग्राउंड्स, इसके अलावा हम कई प्रकार की जो फिशरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी देखने को मिलती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको डैम्स में ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है मिनरल रिसोर्स। दूसरा हमारा कौन सा है, मिनरल रिसोर्स है। मिनरल रिसोर्स के लिए हम ये कहते हैं दोस्तों कि आपका जो मिनरल रिसोर्स होता है ना, वो मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है, मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आर्थर यंग के द्वारा कहा गया जो सेंटेंस है, इसको समझने की हम कोशिश करें तो ये इंपॉर्टेंस बता रहा है। कैसे कि गॉड जो है आपके स्लीप होता है, यानी कि सोता है मिनरल्स में, जागता है प्लांट्स में, जो वॉक है चलता है एनिमल्स के रूप में, और थिंक करता है सोचता है एक इंसान के रूप में, आदमियों के रूप में सोचता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस ये कह रहा है कि इनका जो इंपॉर्टेंस है वो ही आपके मिनरल्स का इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। क्या कर रहा है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, या मेन जो आदमी है इंसान है उनका जो इंपॉर्टेंस है वो ही मिनरल्स का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करना है। यहाँ कुछ बेसिक बातें हैं जो मिनरल्स के बारे में दी गई है। हम बात करेंगे डायरेक्टली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल्स। हम क्या कर रहे हैं आजकल, मिनरल्स को ज्यादा निकाल रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम जो है निकालने की वजह से एक तो एलिमेंट बना पा रहे हैं अलग अलग प्रकार की मेटल प्रोडक्शन में, ठीक है। कई प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है वो मेटल पे डिपेंड है, ठीक है। और यदि हम हमारे आसपास में भी बात करें तो अभी आपके आसपास में या मेरे आसपास में जितनी भी चीजें हैं उनको मैं देखूं तो उनमें से 90% चीजें क्या होती है, मिनरल से ही बनी हुई है। चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो ये पेन हो, सभी प्रकार की जो चीजें हैं अधिकतर मिनरल से ही बनी हुई है, क्योंकि मिनरल्स से ही हमें मेटल्स मिलती है और मेटल से हम ये चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं,
इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बिल्डिंग मटेरियल, कई प्रकार के बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। मिनरल्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में मिनरल्स काम में आते हैं। और एग्रीकल्चर में जो मिनरल्स काम में आते हैं, जैसे कि आपके पोटास के उर्वरक हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, फास्फोरस के फर्टिलाइजर हो गए, ये जो है कहीं ना कहीं मिनरल से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जो है इनको रिफॉर्म करके या इनको दोबारा से बनाकर हमें दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में ये कुछ बेसिक बातें हैं कि इतना जो है यूज होता है, इतना हम टन पर ईयर के हिसाब से इनका जिंक का इनका यूज कर रहे हैं, ये बेसिक बातें हैं। यूज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो हम इंडस्ट्री के रूप में कई चीजें बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट के रूप में जैसे हवाई जहाज बना लिया, ये एग्रीकल्चर के रूप में फर्टिलाइजर बना लिया, डिफेंस के रूप में हमने कई हथियार बना लिए। ठीक है, ये किनकी वजह से पॉसिबल हो पाया, मिनरल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। और हम जो चीजें यूज कर रहे हैं ये मिनरल्स की वजह से ही होता, ऐसा होता है। जो आप फोन यूज कर रहे हो, जो आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें कई प्रकार की मिनरल की चीजें हैं, जैसे सिलिकॉन एक मिनरल है, वो आपके जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो लिथियम होता है वो आपकी बैटरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स है यही आपके जो है इन चीजों में काम में आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन। जब हम मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं उनको, तो उस पर एनवायरमेंट पर क्या जो है देखने को मिलता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। उसमें से हम एक ये कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, लैंड खराब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम खुदाई कर देते हैं तो उसकी वजह से लैंड क्या हो जाती है, ऊपर उबड़ खाबड़ हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर जो है वो नहीं हो पाती है एग्रीकल्चर। पॉल्यूशन बढ़ जाता है, सरफेस वाटर हो या अदर जो चीज हो उसके लिए। नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ, ग्रोथ पर जो है लीचिंग की वजह से, जो मिनरल्स की लीचिंग हो जाती है उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आता है। हेल्थ डिजार्ड देखने को मिलते हैं वाटर पॉल्यूशन कंटामिनेशन की वजह से, और डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है जिसके वजह से फ्लोरा और फ्यूना दोनों ही अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये फ्लोरा और फ्यूना शब्द आपको समझ में आते हैं क्या, ये फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट रिलेटेड चीजें, ठीक है, जीव, और फ्यूना का अर्थ होता है जो एनिमल रिलेटेड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फ्यूना में आते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा और फ्यूना दोनों चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल में डिवाइड करते हैं ना, वैसे हम फ्लोरा और फ्यूना में डिवाइड कर सकते हैं। इतना ही फर्क है, ज्यादा और ज्यादा चीजें इसमें अलग नहीं है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन की हम बात कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जब मिनरल से जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें कई प्रकार की गैसेज निकलती है, CO2 गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सारी चीजें क्या होती है, नीचे से निकलती है, और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन देखने को मिलता है। दूसरा हो गया वाटर स्ट्रेस, क्या हो गया, वाटर स्ट्रेस। तीसरी चीज हो गई हमारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस। ठीक है, फिर हो गया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, रहने की जगह खराब हो जाती है, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम्स ही हैं किससे रिलेटेड, मिनरल से। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, स्नेक होल्स, जो सिस्टमिक एक्टिविटीज है, ठीक है, कई प्रकार की जो है ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन से इंक्रीज होने जाने की वजह से जो हमारा जो हेल्थ होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नजर आती है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को हमें बचाना है, और बचाना है तो किस प्रकार से बचा सकते हैं, एक तो हमें क्या करना है, माइनिंग को कम करना है और प्रोसेसिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कम माइनिंग करके हम ज्यादा मिनरल्स बना सकते हैं अच्छे से प्रोसेस करके। दूसरी बात, हमें रिसाइकलिंग पे ध्यान देना है, एक चीज को हम ज्यादा रिसाइकल कर पाए, उसको ज्यादा यूज कर पाए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमें बनानी है। इसके बाद में आ जाता है रेगुलेशंस। रेगुलेशंस का मतलब हो गया रूल और रेगुलेशंस की बात हो रही है। जैसे जो गवर्नमेंट्स की आपकी स्कीम्स होती है वो इस प्रकार से मॉडिफाई होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए कि उनमें मिनरल्स का हम क्या कर पाए, कम यूज कर पाए, या हम उनको कम एक्सट्रैक्ट कर पाए, और जो मिनरल्स हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं को सही ढंग से हम दोबारा से यूज कर पाए। इस प्रकार की हमारे पास क्या होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए। इसके बाद में बचता है फूड रिसोर्स। देखो फूड रिसोर्स के बारे में एक जो ये लाइन है, इससे आपके फ्रैंकलिन की लाइन है ये, इससे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि जिस प्रकार हम घर को घर तब कहते हैं जब उसमें इंसान रहना स्टार्ट कर देते हैं, उसी प्रकार हम घर को तब घर कहेंगे जब उसमें फूड और जो फायर है वो होना बहुत जरूरी हो जाता है। फूड और फायर है, इसका मतलब वो घर है। ठीक है, तो यहां से क्योंकि एक असेंशियल जो है रिसोर्स है, फूड क्या है, एक एसेंशियल रिसोर्स है हमारी लाइफ के लिए, तो वो चीज भी देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये फ्रैंकलिन की लाइन है।
इसके बाद में बात करते हैं फूड में, डायरेक्ट में रिसोर्स की बात करता हूं। एक फूड रिसोर्स के रूप में जो है आपके एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग क्रॉप और लाइव स्टॉक आ गया। इसके अलावा वाटर से रिलेटेड फूड होते हैं, एनिमल से रिलेटेड फूड होते हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ गया फूड क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप से रिलेटेड फूड्स। कई प्रकार के हमारे पास स्पीसीज है क्रॉप्स की, उनमें से कुछ क्रॉप्स ऐसी है जो कि हम किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, फूड के रूप में उनको इस्तेमाल करते हैं। उनमें से आपको 20 क्रॉप्स देखने को मिलेगी। इनमें व्हीट आ गया, राइस आ गया, कॉर्न यानी मक्का आ गया, अमेरिका में इनमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पोटैटो, आपने सुना होगा पोटैटो जो है बाहर के जो यूरोपियन देश है, ठीक है, यूरोपियन जो कंट्रीज है वो ज्यादा पोटैटो खाती है, वो ज्यादा इस्तेमाल करती है, क्योंकि पोटैटो एक तो क्या है, जो ठंडी क्लाइमेट है, आपके टेम्परेट क्लाइमेट है, उसमें अच्छे से ग्रो कर जाता है, ठीक है, तो उनके पोटैटो ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, पोटैटो हाई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ठीक है, अच्छी मात्रा में क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, तो उसकी वजह से भी पोटैटो का ज्यादा यूज किया जाता है। बार्ले हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, कसावा हो गया, सोयाबीन हो गया, ओट, सोरगम, मिलेट्स, शुगर केन, शुगर बीट्स, राई, जो पीनट है, फील्ड बीन है, चिकपी है, पिजन पी है, बनाना है और कोकोनट है। ये 20 जो है क्रॉप्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है और इनका ओवरऑल वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। फिर बात करते हैं लाइव स्टॉक की। लाइव स्टॉक में दो चीजें हैं, क्या है, एक तो हम ये कहते हैं कि मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज शिप, गोट और पोल्ट्री, इनसे रिलेटेड जो हमारा मीट है उसको भी हम फूड के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखोगे। एक्वा कल्चर से रिलेटेड जो आपके ये जितनी भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का जो सोर्स है हमारा, जिसको हम कह रहे हैं कहीं फिश, जो मछली है उसका उत्पादन करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक फूड रिसोर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जो वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स है उनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपका जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO है, इनके अनुसार जो ये लोग हैं, लगभग हम कह रहे हैं कि जो आपके 840 मिलियन पीपुल रिमेन क्रॉनिकली हंग्री, यानी कि ये रह जाते हैं हर दिन, लगभग इतने लोग क्या हो जाते हैं, भूखे सोते हैं, ठीक है, कैसे रहते हैं, भूखे रहते हैं। और इनमें से 800 मिलियन ऑफ देम लिविंग इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलपिंग वर्ल्ड का मतलब हो गया जैसे हमारा देश हुआ, ठीक है, हम डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे देश में चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन देशों में क्या है, ये ऐसी कंडीशन है कि ये पूर्ण रूप से अभी डेवलप नहीं हुए हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इनमें क्या होता है, स्कार्सिटी ज्यादा होती है किसी भी चीज की, फूड की, इन सब की, ठीक है, तो यहाँ पर लोग ज्यादा क्या होते हैं, सोते हैं और कम उनको न्यूट्रिएंट जो है मिलते हैं। फूड इनसफिशियंटी की बात करें तो एक तो अंडर न्यूट्रिशन होता है और एक माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपके यदि 2500 किलो कैलोरी, ठीक है, ये जो आपके किलो कैलोरी है, इससे कम एनर्जी हमें मिलती है, इन कैलोरी से कम हमें एनर्जी का सोर्स मिलता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, किसी भी रूप में, तो वो आपके किसके रूप में आता है, अंडर न्यूट्रिशन के रूप में आता है। और यदि मॉल न्यूट्रिशन की हम बात करें तो मॉल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जो है सफिशियंट मात्रा में नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि कम है या है ही नहीं हमारे फूड में जो चीज, जैसे विटामिन ए है ही नहीं, इसका मतलब हमारा जो फूड है वो किस प्रकार का है, माल न्यूट्रिशन है, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार का है, माल न्यूट्रिशमेंट देखने को मिल रहा है। और जब कम होती है, 90% तक कम होती है, तब हम ये कहते हैं कि ये लगभग अंडर न्यूट्रिशन है। लेकिन जब 80% तक ये चला जाता है, ठीक है, कम होना, तो सीरियस अंडर न्यूट्रिशन वो होता है, ठीक है, उस चीज में कई प्रकार की बीमारियां हो जाना, ठीक है, शरीर जो है दुबला पतला कमजोर हो जाना, इस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं। तो ये दोनों चीजें भी आप ध्यान रखना, अंडर न्यूट्रिशन क्या है और माल न्यूट्रिशन क्या है। इसके बाद में मेजर प्रॉब्लम्स और माल न्यूट्रिशन, मेरेस्मस की प्रॉब्लम्स, क्वासियोकोर, मेरेस्मस का मतलब होता है जिसमें हम प्रोटीन और कैलोरीज की कमी होती है, शरीर में कमजोर हो जाता है। क्वासियोकोर जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रोटीन की कमी हो जाना, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है आयरन की कमी हो जाना डाइट में। और पेलेग्रा, पेलेग्रा का मतलब होता है जो आपके ट्रिप्टोफेन है, इसके अलावा लाइसिन है, विटामिन है, इनकी कमी हो जाना शरीर में, ठीक है, वो आपके क्या होता है,
पहली ग्राह होता है। तो ये जो चीजें हैं इनको आप ध्यान रखोगे। एक चीज और ध्यान रखनी है और वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है वो आपके किस में अवेलेबल हो, आपके भोजन में अवेलेबल हो। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके अलावा विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये जो हम कह सकते हैं वाटर, ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। तब हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है हमारा एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, तो एनर्जी रिसोर्स का क्लासिफिकेशन और इसके जो मुख्य बातें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसमें करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।